हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 16 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले अपनी जो 3 किताबें उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मतलब बहुवैकल्पिक प्रश्न और आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में यहाँ नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अपने आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र किताब के पांचों पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। इसके बाद में इन चारों किताबों के जो 1 लाइनर 2 लाइनर मतलब 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर वाले मैप ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय क्या है कि देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या। फॉर्मूला पूछा आपसे, ठीक है ना। तो ये एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। कुल जनसंख्या कुल आय ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो गया, ठीक है। देश की कुल आय में अगर कुल जनसंख्या का भाग लगाएंगे तो एक व्यक्ति की आय कितनी वो आ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है किस राज्य की है। यहाँ पे राज्य पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो ये अपने राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया अपने हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है किसी सामान्य शरीर द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई का मापदंड, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। तो मापदंड ये क्या होता है, ठीक है। अपने जो दे रखा है कि -4 से -6, -2 से 0, -2 से 2 या 2 से 4। तो इसमें से कौन सा है जो आदर्श माना जाता है या सामान्य शरीर के लिए माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लिख देंगे इसमें ऑप्शन स, ठीक है ना। -2 से 2 तक, ठीक है ना। ऑप्शन स करेक्ट कर देंगे। अगला देखते हैं यूएनबीपी 2018 में मानव सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था, ठीक है ना। तो भारत का स्थान उस समय था 130वां स्थान। ऑप्शन स करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रति व्यक्ति आय की गणना वैश्विक स्तर पर की जाती है, ठीक है। रुपए में, पाउंड में या स्टर्लिंग में या डॉलर में। मतलब वैश्विक स्तर पर अगर हम किसी व्यक्ति की मतलब व्यक्तियों की आय जांचनी हो तो हम डॉलर में करते हैं, ठीक है। किस में, डॉलर में। फिर किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपने द ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखो प्रति व्यक्ति, साक्षरता और औसत साक्षरता ये सारे जरूरी है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न है अपना निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो इनमें से भारत से बेहतर कौन है। तो भारत से बेहतर श्रीलंका है, ठीक है। तो ये थोड़ी पुरानी है किताबें अपनी, तो इसमें श्रीलंका है, हो सकता है अभी इंडिया से थोड़ी पीछे ही चल रही होगी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, ठीक है। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, नवीकरणीय, ठीक है ना। डैश के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं विकास के लिए। किसके लिए, विकास के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट अपना चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया हमसे कि कौन सा विकास सेवा क्षेत्र को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है ना। तो कौन नहीं करता, तो डेयरी उत्पादन नहीं करता, बाकी परिवहन, भंडारण, संचार सभी करते हैं, ठीक है ना। अगला है सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब क्या है ये। तो देखो ये क्या है, कृषि औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो इसमें स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरे में, ठीक है। अगला देखते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है या किस मामले में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र माना गया है, क्षेत्र उत्पादक। तो वो सेवा क्षेत्र है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। भारत का सर्वाधिक रोजगार क्षेत्र कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र, ठीक है ना। अगला देखते हैं 2/3 जो आबादी है वो कृषि करती है। अल्प बेरोजगारी तब तय होती है जब लोग क्या करें, काम करना नहीं चाहते, काम मंद गति से कर रहे हो, कार्य या अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो, या उनके काम हेतु भुगतान नहीं किया जाता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अब इसके रिक्त स्थान देखिए, इंपॉर्टेंट है। डैश क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तृतीयक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। भारत में डैश अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में,
तो बड़े अनुपात में, मतलब श्रमिक असंगठित क्षेत्र के जिनमें संगठन नहीं है। कपास एक क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है, और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां निर्भर करती है, तो परस्पर निर्भर करती है एक दूसरे पे। ठीक है। फिर है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान वस्तु में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। मतलब जितनी ज़्यादा मांग हो उससे ज़्यादा उत्पादित नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना, मुद्रा एवं साख। पहला क्वेश्चन है, बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करता है। तो बैंकों की जो ऋणों के औपचारिक स्रोत है पता करना है, ये इस पे निगरानी कौन रखता है, तो आरबीआई रखता है। ठीक है। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, कौन सा जो औपचारिक स्रोत में शामिल ही नहीं है, व्यावसायिक बैंक या सहकारी समिति, नियोक्ता या ग्रामीण बैंक। तो कौन शामिल नहीं है इसमें, नियोक्ता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत है, उधार देने का, तो कौन सा है, तो हम कहेंगे इसमें स्वयं सहायता समूह। ठीक है ना, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के संदर्भ में असत्य है, कौन सा असत्य, झूठी बात है, वो आपको ढूंढनी है। ठीक है। तो देखिए, वे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। ठीक है। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। 2006 में अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए 2 बार इनको मिला नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सी असत्य बात है, ये स वाले ऑप्शन असत्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंक में जमा का कितना प्रतिशत हिस्सा नगद के रूप में अपने पास आता है। अगर बैंक में जमा हो तो कितना अपने पास आएगा नगद रूप में, 15%, 15%। ठीक है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान जिसमें डैश ऋण की लागत और ऋण का बोझ बढ़ाती है, उच्च ब्याज दर। उच्च ब्याज दर होती तो ऋण की लागत और बोझ भी बढ़ जाता है। ठीक है। बैंक डैश पर ब्याज देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज देते हैं, किस पे, जमाओं पर। ठीक है ना। नवंबर 2016 में यहाँ पे लिखेंगे 500 व 1000 के नोट करेंसी को अमान्य घोषित कर दिया था, किसको, 500 और 1000 के नोटों को 8 नवंबर को। ठीक है ना। मुद्रा स्टॉक डैश के पास, तो मुद्रा स्टॉक जनता के पास है, तथा डैश तथा बैंकों की मांग जमाओं से मिलकर मुद्रा स्टॉक बनाती है। ठीक है ना। तो करेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला जो अपना चैप्टर है, वैश्वीकरण एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में महत्वपूर्ण कारण है, अगर वहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी बन रही है तो क्यों बन रही है भाई, कुछ तो फायदा होगा। तो देखो, बाजार से नजदीकी देख के बनाते हैं, सहकारिता नीति बनाते हैं, कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता, क्योंकि मजदूर मिल जाते हैं, होशियार और सामान्य मजदूर भी। ठीक है। तो ऑप्शन द करेक्ट हो गया। ठीक है। अगला देखिए, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकी है, तो अमेरिकी इनमें से कौन सी है, कारगिल फूड्स या फोर्ड मोटर्स, कोका कोला या नोकिया। तो इनमें बहुराष्ट्रीय अमेरिकन नहीं है, कौन से नहीं है, तो हम कहेंगे अपने कौन सी, अपने मोटर्स, टाटा मोटर्स या फोर्ड मोटर्स है। ठीक है ना। तो अपने ऑप्शन कर देंगे नोकिया। ठीक है ना। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की नहीं है, नोकिया है इंडिया का। ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे महंगी मोटर गाड़ी निर्माता। हाँ, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नोकिया क्या इंडिया की है क्या। ठीक है ना, कंफर्म करिएगा इसको। ठीक है। विश्व की सबसे महंगी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है, सबसे महंगी, ठीक है ना, बनाने वाली निर्माता कंपनी कौन सी है, तो ये है अपने फोर्ड मोटर्स। ठीक है ना, कौन है, फोर्ड मोटर्स। ठीक है। कौन सा वैश्वीकरण का परिणाम है, परिणाम क्या, परिणाम मतलब कौन सा परिणाम वैश्वीकरण के कारण हुआ, तो देखो, तीव्र वैश्वीकरण, एकीकरण हुआ, बिल्कुल, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हुआ, और वस्तुओं और सेवाओं में निवेश हुआ, बिल्कुल सारी चीजें हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, उपरोक्त सभी द ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला इसका अपने लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है, इसमें भारतीय कंपनी कौन सी नहीं है, तो देखो, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रेनबैक्सी सारी है, कारगिल गुड्स, ये कारगिल गुड्स अपने इंडिया की नहीं है। ठीक है ना, हो गया। अब देखते हैं अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न। आयात
पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। जो चीज़ हम लाते हैं उस पर टैक्स लगाना व्यापार अवरोधक मतलब व्यापार को कम करना हुआ, ठीक है ना। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य, कितने, 160 देश, ठीक है। भारत में सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है, ठीक है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो कौन सी कंपनी द्वारा? बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने इस बुक का अपने लास्ट चैप्टर, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बार बार पढ़ने से ही तैयार हो सकती है, ठीक है ना। तो क्या बोला कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ? तो ऑप्शन होगा अपने 1986 में ये लागू हो गया था, ठीक है। उपभोक्ता, कौन सा उपभोक्ता? त्रिस्तरीय तंत्र पर आधारित है या उससे मिला जुला है? नहीं है, मतलब है ना, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो सेकंड में हम टिक कर देंगे ऑप्शन तहसील, ठीक है ना। अच्छा, तंत्र का स्तर नहीं है ना, तंत्र का स्तर नहीं है। कौन से तंत्र का स्तर नहीं है? तो तहसील तंत्र का स्तर नहीं है, त्रिस्तरीय में तहसील नहीं आती, ठीक है ना। अगला देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है। तो कौन मानक प्रदान करता है जिससे ये फिक्स हो जाता है कि वस्तु अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो वो करता है भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है ना। भारतीय मानक ब्यूरो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं असंगत को पृथक कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 सितंबर लिखा हुआ है, सही बात है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार अक्टूबर 2005 में, सही है। न्यूनतम खुदरा मूल्य, इसकी बात ही नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो ये अपने इधर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑल मार्क, एक मार्क और पैमाना शब्द चिन्ह, ठीक है ना। तो असंगत कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है। अगला देखते हैं अपने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है, ठीक है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के डैश के कारण हुआ, असंतोष के कारण हुआ था, ठीक है। डैश के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ कब? 1960। नेक्स्ट देखिए, डैश ई में संयुक्त राष्ट्र के उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश को अपनाया कब? 1985, ठीक है। इस प्रकार से अपने ये चारों बुक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आपके 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले प्रश्नों के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।